नमस्कार, मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। इस खास शो में आज हम चर्चा करेंगे ऋषि और कृषि का। लोग यह कह रहे हैं, यह हमें दिख भी रहा है, कृषि पर संकट है। और ऋषि पर संकट का मतलब है ऋषि परंपरा से, सनातन संस्कृति से, भारतीय जीवन मूल्य से। जब ऋषि की बात करते हैं तो भारत का जो तत्व चिंतन है, भारत का जो तासीर है, भारत की जो जीवन जीने की शैली और कला है, ये सब उभर करके सामने आ जाती है। वह शैली भी सामने आती है, कला भी सामने आ जाती है। और हम चिंतित होते हैं कि भारत ने अपनी जो महान विरासत अर्जित किया था, वो भारत खो रहा है। वह परंपरा विलुप्त हो रही है, वह तत्व चिंतन समाप्त हो रहा है। और सन्यासियों, साधुओं, ब्रह्मचारियों, ऋषियों और तपस्वियों की जो वह तपश्चर्या है, इस बाजारवाद की आंधी में वह तपश्चर्या समाप्त हो रही है, उसके तासीर समाप्त हो रहे हैं। ऋषि की जब चर्चा करते हैं, वह पूरी परंपरा हमारी सामने आ जाती है और उसकी अवस्था को देख करके हम व्यथित भी होते हैं। और जब कृषि की चर्चा करते हैं तो बदहाल किसान, बंजर होती खेतें और बेसहारा बैल, और जो हल थे वह तो जलावन में हो गए, इतिहास हो गया। वह गांव, जब कृषि की बात करते हैं तो वह गांव, वह गाय, वह नंदी, वह कोल्हू, वह चक्की और वह विलोना, वह परंपरागत भोजन, परंपरागत जीवन शैली, वह सहजता, बाजार मुक्त जीवन। जब कृषि की बात करते हैं तो यह सारी चीजें सामने आ जाती हैं। मित्रों, आज मैं कई दिनों से उत्तर प्रदेश पशुधन मंत्री हैं। अभी मैं देख रहा था कि पशुधन मंत्री के कई बयानों को मैंने पढ़ने का प्रयास किया। बहुत चिंतित हैं धर्मपाल सिंह जी, और उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में गायों को बचाएंगे। गायों की महिमा गाते गाते उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि जो गौचारागाह है, जिस पर अवैध कब्जा माफियों ने कर लिया है, हम उसको मुक्त कराएंगे, गायों की शरणा स्थली बनाएंगे, गायों का अभयारण्य होगा, गांव के जो जीवन की बेहतर व्यवस्था होगी। जो गायों को दूध देने के बाद जो गाय दूध देना बंद कर देती है, दुर्भाग्य हमारा कि जब तक गाय दूध देती है तो गौ माता है, और जब दूध देना बंद कर दे तो गाय को कैसे हम दरवाजे से बाहर कर देते हैं। और गाय बेसहारा सड़कों पर प्लास्टिक खाती है, भटकती है। उसकी इस कारून कथानक को देख करके हम व्यथित तो होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन यह उत्तर प्रदेश के मंत्री, जो पशुधन मंत्री हैं, मुझे लगा कि काश गायों पर इतनी बात आप कह रहे हैं, आप गोधन मंत्री होते। आप यह करें कि बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में गोबर भी उठाएंगे, गाय का दूध भी पिएंगे, हम किसानों के गाय का गोबर भी खरीदेंगे। तमाम प्रकार की बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन करके। जहां भी गाय की चर्चा होती है, जहां भी गाय की बात होती है और गोधन की बात होती है, यह चर्चा, और निश्चित रूप से यह प्रभावित करती है चर्चा, अच्छा लगता है। हम बिल्कुल आशान्वित होते हैं। काश, क्योंकि गुरु गोरख पीठ के शिष्य एक योगी बैठे हुए हैं, यह सन्यासी सरकार है, उम्मीद है, और करते भी हैं। लगातार बूचर खानों पर ताले लग रहे हैं, तमाम प्रकार की कहानी हो रही है। इसमें ताले कम हैं, सियासत की तैयारी ज्यादा दिखती है। वो घेरना आधारित राजनीति की अपनी कहानी है, वो अपने खेल है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जो धर्मपाल जी ने चर्चा की है कि हम गायों को लेकर के उत्तर प्रदेश में बड़ा बड़ा काम करेंगे, इन तमाम घोषणाओं के बीच मेरा अक्सर जाना होता है हरिद्वार के निकट जो गेंडी खाता का गौशाला है,
वो केवल गौशाला नहीं है, वह केवल गोधर्म और गो संस्कृति का एक प्रस्थान बिंदु है। भारत अपनी विरासत की तरफ लौटने की बेचैनी में है, लेकिन इस बेचैनी का सगुन रूप क्या होगा, वह कहां से प्रथम कदम उठाए जाए। हजार बात बोलने से बेहतर है कि एक कदम चला जाए। गायों पर रुदन परंपरा की शुरुआत करने के बजाय, गायों पर लगातार अपनी व्यथा व्यक्त करने के बजाय, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। गाय कितना जरूरी है, गाय की कितनी बड़ी उपयोगिता है, हम जानते हैं। गूगल बाबा खूब बताता है आजकल। अब बहुत खोजने की आवश्यकता नहीं है। हम गायों पर लगातार एक विशुद्ध सामग्री, हमारे अपने पास में सामग्रियां होती है। मित्रों, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कौन उठाए कदम। मैं जब पहली दफा गया था तो एक महाराज की जो परंपरा है गुरु शिष्य की, मैंने वहां के एक एक ब्रह्मचारियों को, एक एक स्वामियों को गायों को लेकर के चिंतित होते देखा। न केवल चिंता की बात है, बल्कि गोधर्म की रक्षा के लिए क्या क्या बेहतर प्रयास हो सकते हैं, वो सब कुछ करने का प्रयास किया। गायों को बचाना, गायों का संरक्षण, गायों का संवर्धन, गो आधारित कृषि, कृषि आधारित रोजगार, और रोजगार के बाद एक बेहतर जीवन मूल्य की व्यवस्था, ये तमाम चीज प्रयोग के स्तर पर हमने देखा और वह परिणाम हमारे सामने में है। तमाम प्रकार के प्रयोग वहां चल रहे हैं। वहां तो जैविक गैस भी बन रहे हैं, जैविक खाद बन रहे हैं, तरल खाद बन रहे हैं और सघन खाद बन रहे, तमाम प्रकार के। और सैकड़ों एकड़ जमीन पर गौ आधारित कृषि क्या होती है उसका मॉडल भी डेवलप किया गया है। जब मैं कृष्णायन को देखता हूं, एक लघु भारत बनता हुआ दिख रहा है। अगर भारत की परंपरा को समझना है, भारत की संस्कृति को समझना है, भारत के धर्म तत्व को समझना है, भारत के जीवन मूल्य को समझना है, तो एक बार आप कृष्णायन आए। वहां केवल गाय नहीं है, वह ध्यान भी है, यज्ञ भी है, तप भी है, रोटी भी है, रोजगार भी है, तमाम प्रकार की चीजें वहां है। अगर बेहतर भारत और बृहत्तर भारत का अगर दर्शन करना हो, एक बार उस प्रयोग को जाकर के जरूर देखें। मैं आज इस प्रकार की बात में क्यों कह रहा हूं? क्यों लगातार जगतीकरण के बाद, वैश्वीकरण के बाद, जब भारत पर आर्थिक गुलामी का खतरा, और आर्थिक गुलामी का खतरा हम झेल नहीं पाए कि सांस्कृतिक गुलामी का खतरा भारत पर आ गया। आज मैं अपने वीडियो में इसकी चर्चा में क्यों कर रहा हूं? आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि आज मैं इस वीडियो की चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि आज अचानक योगी सरकार के मंत्री जो धर्मपाल सिंह है, उनका बयान में, कई बयान मैंने देखा, आशा जग रही थी, निराशा भी सामने होती है। राजनीतिक बयानों के अपने मायने होते हैं, उसके अपने निहितार्थ होते हैं, उसकी अपनी सीमाएं भी है। काश वह जो निहितार्थ है वो भावार्थ और शब्दार्थ के करीब वो पहुंचता और पहुंच जाए। हम निषेध से भरे हुए नहीं हैं, नहीं 100% रिजल्ट। तो इस दिशा में कदम उठाने की प्रेरणा तो मिल ही रही है। गाय विमर्श के केंद्र में आ ही गई है। जब इसकी चर्चा हुई इसलिए में कि धर्मपाल सिंह के बयान और कृष्णायन के प्रयोग धर्मी संतों और ब्रह्मचारियों के द्वारा उनका व्यवहार, वह सिद्धांत, वह विज्ञान और एप्लीकेशन जो मंत्री बयान दे रहे हैं, उसको व्यवहार के स्तर पर देखने का काम हमने कृष्णायन में जाके किया। काश कृष्णायन के इस प्रयोग को, काश कृष्णायन के चिंतन की इस त्रिज्या को अगर बड़ी कर दी जाए तो सरकार के काम आसान हो जाएंगे और समाज को बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। इसलिए धर्मपाल के बयान और कृष्णायन के संतों का व्यवहार, ब्रह्मचारियों का व्यवहार,
दोनों को मैं कोरिलेट कर रहा था। और इस कोरिलेशन के बीच में मैं जो 1922 में बड़े राजनीतिज्ञ, चिंतक, विचारक धर्मपाल जी, वह भी उसी रास्ते में मुजफ्फरनगर के रहने वाले 1922 में गांधी के करीब आए, स्वतंत्रता सेनानी। और भारतीय समाज की जो खूबसूरती रही है, दुनिया में भारतीय समाज किस तरह से सशक्त था, सबल था और समर्थ था, कई शोध ग्रंथ की रचना उन्होंने की। और खास करके देसी गायों को लेकर के धर्मपाल जी का शोध, रिसर्च बहुत ही चौंकाने वाला है। और धर्मपाल जी की एक किताब है मित्रों, उस किताब को पढ़ना चाहिए आप लोगों को, एग्रीकल्चर इन प्री ब्रिटिश इंडिया, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की खेती कैसी थी, भारत के किसान कैसे थे, क्या वास्तव में उपज खत्म थी। निश्चित रूप से उस किताब को पढ़ना चाहिए मित्रों। आपकी जानकारी के लिए, आजादी के पहले जिस भारत की कृषि को कहते हैं कि भारत की कृषि घाटे की थी, भारत की कृषि कभी घाटे की नहीं थी। आज जो कीटनाशक, आज जो उर्वरक, आज जो माइक्रो न्यूट्रेंट, तमाम प्रकार के छिड़काव, तमाम प्रकार का जहर जो अपनी मातृभूमि पर बिखेरा, अपनी खेतों में बिखेरा, और उसके कारण से कहते हैं कि उपज बहुत बढ़ गई है। लेकिन यह सच नहीं है, यह सच का टुकड़ा है केवल। उपज बढ़ी नहीं है। और इसके दुष्परिणाम आपको पता है कि अकाल की स्थिति, 13 बड़े अकाल, भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, 13 बड़े अकाल भारत में हुए, करोड़ों लोग भूख से मर गए, बहुत बड़ी तबाही हुई मानवता की। बावजूद भी हम अपनी खेती को जिंदा करके रखे हुए थे, हम बचा रहे थे। 43 के अकाल को भी देखें, यह अकाल के कारण से हमारे पास हमारी खेती तहस नहस हो गई। हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था। भूख से मुक्ति के प्रश्न बड़े प्रश्न थे, और परिणाम स्वरूप भूख से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, जीतने के लिए हरित क्रांति की कहानी को हमने आगे बढ़ाया। और वह हरित क्रांति की कहानी किसी उपसंहार तक पहुंचती, वह कहानी संहार की कथा लेकर के आ गई। जो भारतीय कृषि के परंपरागत मित्र थे, वो तमाम मित्र को तबाह कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसमें सबसे जो बड़ा टारगेट रहा है, वो गोधन का रहा है। भारत के गोधन को समाप्त करने की जो साजिश रही है, वो बड़ी साजिश रही है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, जिस गाय को लेकर के, गाय की जब चर्चा करते हैं तो मुसलमान की चर्चा सामने आती है। मुसलमान बूचर खाना खोलते हैं, गायों को काटते हैं। सच बात यह है, अगर 1200 ईस्वी को ही मान ले, 1200 से लेकर 1700 तक गायों के कटने की कहानी बहुत ही कम रही है। वो चिढ़ाने को लेकर के, क्योंकि मुसलमान शासक थे, वह हिंदुओं को अपमानित करने के लिए गायों की काटने की कहानी को आगे बढ़ाते थे। इसमें कहीं कोई दुराई नहीं था कि मुगलों को बहुत बड़ा प्रेम था गायों से, बिल्कुल नहीं था। और यह पता है कि मुगल जब यहां आए थे, जो भारत के मुसलमान थे, तो भारत के मुसलमान कोई मक्का मदीना में पैदा नहीं हुए थे, या अरबियन कंट्री में पैदा नहीं हुए थे। भारत के ही कमजोर जो इस्लामी आक्रांता के तलवार का मुकाबला नहीं कर सका और इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, थे तो हिंदू ही। गाय की पूजा करके ही मुसलमान बने थे। तो मुगल काल में जितने हिंदू मुसलमान हो गए थे, धर्म परिवर्तन किए थे, धर्म परिवर्तन करने के बावजूद गाय के प्रति उसका लगाव कम नहीं हुआ था। आप जब मुसलमान की बात करते हैं तो कोई अरबियन कंट्री से यहां मुसलमान आए नहीं, वे हिंदू से मुसलमान हुए। वे हिंदू गाय को मां कह रहे थे। जिस भी कारण से
जिस भी सामाजिक विषमता के कारण से वे दलित, वंचित या जो भी हिंदू मुसलमान बने तो अवश्य, लेकिन गाय के प्रति प्रेम उनका बना रहा। इसलिए मुगल काल में भी गौहत्या का सिलसिला उतना शुरू नहीं हुआ जितना कि इतिहास नहीं पढ़ने वाले, नहीं जानने वाले आज गाय मतलब, गाय का मरना और कटने का मतलब मुसलमान हो जाता है। इसको भी समझने की आवश्यकता है, इसके पीछे के खेल को भी समझने की आवश्यकता है। सच बात यह है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ तो अपनी सैनिक छावनी में पहले तो 20,000 ही सैनिक थे, लेकिन जब लाखों की सेना जब बनी तो उनको खिलाने के लिए गायों को काटने का, दुनिया में चमड़ा उद्योग को आगे बढ़ाने का, और लेकिन मुसलमान चालाक थे, उन्होंने चौराहे पर कत्लगाह नहीं बनाया, वो चार दीवारी के भीतर गायों को काटने का सिलसिला शुरू किया और खास करके गायों को काटने के लिए मुसलमानों को रखा ताकि हिंदू और मुसलमान में बैर हो और हमारी राजनीति चलती रहे। हुआ यह भी कहानी गढ़ी गई हुआ। इसलिए जितने बड़े पैमाने पर अंग्रेजी हुकूमत के दौरान गायों के ऊपर प्रहार हुआ वो मुगल काल में भी नहीं था। और भी रोचक जानकारी आपके लिए मैं देना चाहता हूं कि साफ अंग्रेजों का था, अगर भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव गौ आधारित है, गाय के बिना गांव का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए गांव को खत्म करना है तो पहले गाय को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए गाय को एक योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया गया, मारा गया और खेती से गाय को बेगाना किया गया, उनके परिवार को अलग किया गया। यह बहुत बड़ी कहानी है जो पश्चिमी शिक्षा से, जो यूरोसेंट्रिक स्कूल ऑफ थॉट के जो प्रशंसक बुद्धिजीवी हैं, वह अंग्रेजों के इस खेल को समझ नहीं पाए कि गायों के खाल का मार्केटिंग कैसे करना है और कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों गाय उनके लिए जोड़ी है। ये तमाम प्रकार की कहानी हुई। मित्रों, आज मैं दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं, चारों तरफ हर घर में चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर बातें होती है, ऑर्गेनिक फूड्स चाहिए। अब तो ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्जी दिल्ली के एम्स के बगल में दिल्ली हाट में जाकर के देखी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मार्केट है। बड़े बड़े लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पागल हैं। उनको ऑर्गेनिक सब्जी चाहिए, A2 मिल्क चाहिए, ऑर्गेनिक दाल चाहिए, ऑर्गेनिक आटा चाहिए, सब कुछ ऑर्गेनिक चाहिए। कहां से चाहिए, कहां से ऑर्गेनिक मिलेगा आपको? अरे हिंदुस्तान तो इतना राजा था कि अंतिम व्यक्ति भी सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो आज 5 स्टार को नसीब नहीं है, जो दाल की 5,000 रुपया किलो नसीब नहीं है, वह कीमती दाल तो भारत के गरीबों को, वो सारी चीजें ऑर्गेनिक उनके पास थी। आप सब लोग बेचैन हैं कि हमको ऑर्गेनिक चाहिए, लेकिन इसका उत्तर मिलेगा कहां से? इसका उत्तर है, क्योंकि आज यह प्रश्न है कि तमाम अस्पतालों के बाहर खड़े होकर के देख लीजिए, हमारे यहां तो वैद्य जी होते थे, बीमारियां होती थी, जंगल से कोई जड़ी बूटी ला करके पिला करके हम तो शतायु थे। अब तो 15-20 वर्ष के नौजवान भी मुरझाए हुए, 10 प्रकार की बीमारियां हो रही है, 20-25 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं। हर लोग, यह तो पूरा देश एक रुग्णालय है। हम औषधालय के करीब खड़े हैं। अस्पताल मानो कि वह एक मेला है, जैसे काली पूजा, दुर्गा पूजा के मेले में हम लोग जाते हैं। अब तो हेल्थ फेयर है अस्पतालों के सामने। आप भीड़ देख लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए यहां कोई अस्पताल होगा। पूरा भारत बीमार हो चुका है, पूरा भारत बीमार हो रहा है, इसका पुरुषार्थ दांव पर लग चुका है। कहां से? आपने देखा होगा कि जब भी, कई बार गुरुदेव के साथ में, महाराज जी के साथ में, जब भी उनके साथ कभी किसी मंच पर गए, लगातार हम यह बात कहते रहे कि मित्रों सावधान हो जाइए, आप आने वाली पीढ़ी को, आने वाले संतान को जहर मत खिलाइए। सच बात यह है, दुर्भाग्य है
भारत का ऐसा कोई परिवार नहीं है, कोई मां बाप नहीं है जो अपनी संतान को जहर नहीं खिला रहा हो। आप एक बार पूछ करके देखिए, आप अपनी संतान की थाली में जो रोटी रखा है वह रोटी बीमारी का कारण है या नहीं है? वह कौन से बीज का वह गेहूं है? वह बीज किस तरफ से हुआ है और कैसे उगाया गया है? वो बिल्कुल जहरीले छिड़काव, जहरीले कीटनाशक, माइक्रो न्यूट्रिएंट और तमाम प्रकार के केमिकल से उगाए हुए फसल, वो साग और सब्जी, सब कुछ जहर को बढ़िया से मसालेदार बना करके आप मारे जा रहे हैं अपनी संतान को। और इसका परिणाम वक्त रहते हुए हम सजग नहीं हो पाए, वक्त रहते हुए हम सावधान नहीं हो पाए। और परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि मुंबई से लेकर पंजाब तक एक चलने वाली स्पेशल कैंसर ट्रेन है। वह कैंसर स्पेशल ट्रेन रेल मंत्रालय को देना पड़ा, जिसमें कि केवल कैंसर के रोगी ही चलेंगे। आप एयर एम्बुलेंस बना लीजिए, रोगियों को ढोइए, सब कुछ बनाइए, दवा उद्योग खोल दीजिए, लेकिन देश निरोग कैसे हो? यह वतन स्वस्थ कैसे हो? किस प्रकार से हो? कहां से रास्ता निकलेगा? इसका रास्ता है कि रसायन मुक्त जीवन हो। रसायन बहुत प्यारा शब्द है, रसायन तो बड़ा आध्यात्मिक शब्द है, लेकिन जिस स्थूल शब्दों को मैं यहां रख रहा हूं वो बड़ा खतरनाक है। मित्रों, यह जो तैयारी है, ये चुनौतियां सब लोगों की हमने देखी है और इन चुनौतियों से लड़ने की तैयारी भी हम देख रहे हैं। भारत नशा में है, भारत को कुछ सोचता नहीं है, प्रकृति पर बहुत बात करेगा, 52 डिग्री टेम्परेचर को लेकर के बहुत उछलेगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन काश किसी सूखते हुए वृक्ष पर जाकर के कोई 2 लोटा पानी डाल दे। किसी के पास वक्त नहीं है, चिचियाने का बहुत वक्त है, भाषण देने का बहुत वक्त है, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ाने का कैरेक्टर नहीं इसके पास में। मैं जब देखता हूं जाकर के चिंता है। और खास बात में क्यों इस बात की चर्चा कर रहा हूं, जो पैसे वाले हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को लूट करके वैध अवैध तरीके से संपदा खड़ी की, वह तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीद भी लेगा, चाहे जितना रुपया किलो मिल जाए। हिंदुस्तान के गरीबों का क्या होगा? उनकी बीमारी का क्या होगा? ये जहरीले फसल को खा करके जो मर रहे हैं उनका क्या होगा? यह जो बेगुनाह मूक बधिर जो जमात है, जिसके मुंह में बोली नहीं है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जो कल क्या खाएगा इसकी किसी के पास में अवसर नहीं है, ऐसे सर्वहारा, ऐसे वंचित व्यवस्था के टापू से, व्यवस्था के टापू है, इस टापू पर कुछ ही लोग रह सकते, शेष लोग को धकिया दिया जाएगा। वो जो व्यवस्था के बनते टापू से जो धकियाए हुए लोग हैं, वे धकियाए हुए लोग अपनी रोती हुई सरकती हुई आंखों से कृष्णायन की तरफ वे लोग देख रहे हैं, आशा कर रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं, पूरा देश समाज अब स्वीकार कर रहा है। कृष्णायन के कोई साधु सन्यासी ताबीज नहीं बेचते, वो जंतर मंतर नहीं बेचते और पोथी पत्रा लेकर के वो डायरेक्ट स्वर्ग नहीं भेजते। वह तो सामूहिक स्वर्ग की बात कर रहे, वो तो एकल स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करते कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये संसार सुखी हो, संसार सुखी हो, इसके लिए वहां के ब्रह्मचारी दधीची की तरह अपनी हड्डियां गला रहे, घर घर जा रहे, भटक रहे, मांग रहे। गाय केवल गाय नहीं है, यह मानवता का रक्षा है। गाय का मरना मानवता पर कलंक है। यह गोदान, गोधर्म, गोस्वामी, ये तमाम विषय को छोड़िए, हिंदू मुसलमान छोड़िए, गाय अगर इंसानियत, मानवता, देश में ममता, करुणा, अहिंसा, सत्याग्रह, धर्म परायणता, कुछ भी चीजें जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, इनको बचना है
तो एक बार लौट करके आपको वहां आना पड़ेगा। यह कोई अकादमिक बहस में नहीं कर रहा हूं, यह कोई बेमतलब का बौद्धिक विन्यास के लिए, यह इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। यह आपके अस्तित्व का प्रश्न है। एक बार आप आइए कृष्णायन, देखिए वहां हो क्या रहा है। और काश यह बढ़ा आगे, जिस दिन किसान अपने बेटे को किसान बनाना चाहेगा। ध्यान रखना कि हिंदुस्तान दुनिया का ताकतवर देश बनेगा। एक बनिया अपने बेटे को बनिया बनाना चाहता है कि हमारी गद्दी पर तुम बैठ जाओ, और किसान कहता है बेटा सब कुछ बनना, किसान मत बनना। ऐसे रोते विलखते तड़पते किसान चुनौतियां हैं, लेकिन अपनी संतान को किसान नहीं बनाना चाहते किसान। और काश यह हो गया, अगर एक खुशहाल जीवन का आगाज हो गया, एक खुशहाल जीवन की शुरुआत हो गई, तो एक किसान भी अपने बेटे को किसान बनाना चाहेगा कि बेटा नौकरी मत करना, किसान बनाना। यह खुशहाली। इसलिए स्मार्ट सिटी की बात मत करो, स्मार्ट विलेज की बात करो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गांव, मुझे पिछले दिनों वाला गांव वापस कर दो जिस गांव में कीचड़ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही कुआं दे दो। हमें भी स्वच्छ पानी चाहिए, हमें भी स्वच्छ गली चाहिए, हमें भी शिक्षालय चाहिए, हमें भी औषधालय चाहिए, हमें भी बुनियादी प्रश्नों से मुक्ति चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान और पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये सब चीज हमें चाहिए। इसलिए 21वीं सदी का गांव वह एक बेहतर गांव बने। गांव में रहने वाले हर लोगों को जैविक उत्पाद मिले। वह जैविक उत्पाद तब होगा जब उस गांव के पास, उस पंचायत के पास देसी गाय होगी। और देसी गाय का महत्व क्या है, मैं बार बार देसी गाय की बात में क्यों कर रहा हूं कि जब दोगले बीज खतरनाक है। हम लोग तो कहते हैं कि किसी को, अरे यार ये तो दोगला का औलाद है। तो दोगला होना भारत में सबसे बड़ी गाली है। तो भैया दोगली गाय का दूध पियोगे, इस देश में दोगली संस्कृति को ही पैदा करोगे। और करोगे क्या, यह पीढ़ी ही दोगली हो जाएगी, यह संस्कृति ही दोगली हो जाएगी, यह समाज ही दोगला हो जाएगा। लेकिन जब दोगली चीजों का सेवन करोगे तो मन भी दोगला होगा, आचरण भी दोगला होगा। मैं देसी गाय की बात कर रहा हूं, मौलिक गाय की बात कर रहा हूं, तात्विक गाय की बात कर रहा हूं। तो एक बार हम लोग लौटते हैं और गायों का बछड़ा जो नंदी है, गांव के पास बहुत जगह है, बहुत जगह के पास नंदियों से आइए हम लोग गांव के उगे हुए सरसों से हम तेल निकालेंगे। जो बेरोजगार नंदी है उसको भी काम देंगे। घूमते रहो, तेल बनाओ। हम बिलोना को भी जिंदा करेंगे, सब कुछ को जिंदा करेंगे। एक बार जो भागती हुई जिंदगी है, कहां जा रहे हो ये जाने वाले, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे अगले कदम कहां जाएंगे। तुम विनाश को ही विकास कर रहे हो, एक बार रुकना पड़ेगा। इसलिए कृष्णायन के संतों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं। जो आपने किया, मैं नहीं कह रहा हूं कि अंतिम प्रकल्प है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब इसके बाद कुछ नहीं होना है। ना कृष्णायन के संतों को आत्ममुग्धता है कि हमसे ही दुनिया बदलेगी, मैं ही दुनिया बदलूंगा, यह भी नहीं है। वह तो एक मॉडल बना रहे हैं, नई पीढ़ी को कह रहे हैं एक बार यह भी दुनिया आकर के देखो, कैसी प्रेमपूर्ण दुनिया है, कैसे करुणा से भरी दुनिया है, कैसा समाज हम गढ़ना चाहते हो, उस संकल्पना के साथ आओ और बने रहे हमारे साथ में। हम अन्य वीडियो में और भी लगातार बात कहते रहेंगे, बेहतर बात। अब हम लोग राजनीति की बात करने से आजिज हो गए हैं, सत्ता के जो निषेधात्मक खेल हैं हम इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं उस पर हम ज़्यादा समय देंगे। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार। अगर यह बहस अच्छी लगती हो तो निश्चित रूप से बहस के साझेदार बनिए, एक नए सरोकार को घटित होने दीजिए। नमस्कार।